क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं? क्या उनका नागपुर जाना 10-12 साल में पहली बार नागपुर जाना और संघ मुख्यालय में उनका उपस्थित होना और मोहन भागवत से वहां जाकर के मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है? दरअसल राजनीति और खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आ गया जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा पर यह टिप्पणी दे डाली। फिर क्या था, राजनीति तेज हो गई। बयान, स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट, पंच, काउंटर पंच, सारी जहां की चीजें होने लगी। ये पूरा मामला क्या है और ये कैसे बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन का एक मुद्दा बन गया है, उसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए। वो वहाँ जा कर के मोहन भागवत से मिले। मोहन भागवत से उनकी जब मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के कल्चर का वट वृक्ष यानी कि बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ है, यानी कि इतना समसमावेशी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये स्टेटमेंट अखबार में बहुत वाइडली रिपोर्ट भी हुआ, इसके बारे में चर्चा भी हुई। ऐसा भी माना जा रहा था कि ये एक प्रयास था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ रह करके, साथ दिखते हुए आगे कार्रवाई करना। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले का समय याद कीजिए, जब यही भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया यानी कि प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा का इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कम से कम राजनीति किस तरीके से की जाए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसे की जाए, उसमें उनकी जरूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद भी तमाम बातें बोली गईं। जिक्र यह हो रहा था कि आरएसएस में और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है उसके बीच में मनमुटाव चल रहा है। कुछ नतीजे आए, लेकिन लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद ऐसे प्रयास होते हुए दिखे और इनके बारे में चर्चा भी हुई और रिपोर्टिंग भी हुई कि अब बीजेपी की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि आरएसएस को रिझाएं, उनके बिना बात नहीं बन सकती। और उसी श्रृंखला में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की नागपुर विजिट को भी देखा गया। अब आते हैं स्टेटमेंट जिसको लेकर के अभी महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। यह है संजय राउत का बयान। मैं चाहूंगा पहले आप ये बयान सुने। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए, मोदी जी जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने इस बयान में सुना, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय इसलिए गए क्योंकि वो अपने रिटायरमेंट पर चर्चा करने चाहते थे। आरएसएस बदलाव चाहता है बीजेपी की टॉप लीडरशिप में। आरएसएस चाहता है बीजेपी का अध्यक्ष भी उनके पसंद का हो, और मोदी वहां सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए हैं कि वो जब रिटायर होंगे तो कौन होगा अगला मुखिया बीजेपी का, कौन होगा उस पोजीशन पर जो बीजेपी को सूट करेगा, और सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक्सेप्टेबल होगा। यह बात संजय राउत ने अपने बयान के माध्यम से दी। फिर क्या था, राजनीति तेज हो गई। यह सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो खुद नागपुर से आते हैं, वो यहां से चुनाव भी जीते हैं और अभी हाल फिलहाल औरंगजेब को लेकर के बयानबाजी के लिए खासे चर्चा में हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया और संजय राउत की इस बात का उन्होंने जवाब दिया। आइए सुनते हैं। मोदीजींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं कुठलेही कारण नाही। मोदीजी
आमचे नेते आहेत. अजून बरेच वर्ष मोदीजी काम करणार आहेत. आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे, आम्ही 2029चे पंतप्रधान म्हणून मोदीजींकडेच बघतो आहे, पूर्ण देश बघतो आहे. त्यामुळे आता अशी चर्चा करणं योग्य होणार नाही. आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये वडील जिवंत असताना मुलांचा विचार होत नाही, करायचाही नसतो. ही सगळी मुघली संस्कृती आहे की वडील जिवंत असताना मुलं अशा प्रकारचा विचार करतात. त्यामुळे आता कोणाचाही कुठेही उत्तराधिकारी निवडण्याचा वेळही आलेली नाही, तसा प्रश्नही नाही. आणि जोपर्यंत माझा विषय आहे, माझा त्याच्याशी संबंधही नाही. मराठी में ये जो बात बोली है देवेंद्र फडणवीस ने, वो क्या है वो ज़रा आपको बता दें. वो ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति में जब तक पिता जिंदा होते हैं तब तक ये शोभा नहीं देता है कि उनके बाद कौन होगा इसकी चर्चा की जाए. तो ये चर्चा करना बहुत गलत है. 2029 के चुनाव में भी वो हमारे मुखिया रहेंगे और पिता के जीवित रहते हुए उनकी जगह कौन लेगा इसकी बात करना ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये मुगल कल्चर है. ये उनके शब्द थे. वो ये कहते थे कि अभी उनका कौन सक्सेसर होगा इसके बारे में बात करना अनुचित है, ये बातें नहीं होनी चाहिए. तो ये तो हो गया, आप ये समझिए कि एक वाद विवाद, एक बात, एक पक्ष और फिर उसका एक और उसका एक जवाब. संजय राउत ने कुछ बोला, उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया. लेकिन कहानी तो यहां रुकी नहीं और इसके बारे में बातचीत भी तेज हो गई. एक सेकंड के लिए आपको दोबारा इतिहास में लेकर के जाते हैं, खास तौर से नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के. ये विपक्ष में एक मुद्दा लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भी बना था, जब उस समय बेल पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उठाया. बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये बयान दिया कि आप जानते हैं कि बीजेपी में, इसी भारतीय जनता पार्टी में जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक कंडीशन, एक शर्त रखी है नेताओं के लिए कि जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो फिर आप सक्रिय राजनीति में, यानी कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, फिर आप कोई और भूमिका निभाइए पार्टी में या कहीं और, लेकिन कम से कम आप चुनाव नहीं लड़ेंगे. फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी की उम्र बताई और उन्होंने कहा कि अब उनके पास 1.25 साल ही बचा हुआ है. इसका मतलब 2024 में आप भले ही नरेंद्र मोदी को चुन लें और मोदी की गारंटी को चुन लें, लेकिन साल एक भर में अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे. इस बयान को लेकर के भी बहुत सारा रिएक्शन आया बीजेपी की तरफ से, लेकिन यह बात वहीं पर खत्म हो गई. अब लगभग 2024 लोकसभा चुनाव के लगभग 1 साल बाद यह चर्चा संजय राउत ने दोबारा सामने ला दी है. देवेंद्र फडणवीस का जवाब भी आ गया है, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिल गया है. सबसे पहली बात, आप ये बयान देखें, पवन खेड़ा हैं, ये हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उनकी तरफ से एक बयान आया. ये उनका ट्वीट है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं, जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे कल्चर में जब तक पिता जीवित होते हैं तब तक उनकी जगह कौन लेगा इसकी बात करना ये हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति में नहीं है, मुगल कल्चर है. तो उस पर पवन खेड़ा कहते हैं, व्हेन द पेट्रियार्क कॉल्ड एल.के. अडवाणी वाज मेड टू सिट एट होम एंड मोदी चोजन एज द सक्सेसर, वर यू फॉलोइंग द मुगल कल्चर. अब इसके लिए हमको 2013 में जाना पड़ेगा. 2013 में 2014 के चुनाव से एकदम पहले भारतीय जनता पार्टी में जब इस बात की घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे और कैंपेन कमेटी के भी बीजेपी के हेड नरेंद्र मोदी ही होंगे, एक ऐसे वक्त में जब एल.के. अडवाणी ये भूमिका अपनी देख रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उस तरीके से उनकी कैंपेनिंग भी चल रही थी. बिहार में उन्होंने एक रथ यात्रा भी निकाली 2011 में. तो उस समय का हवाला देते हुए पवन खेड़ा ये याद दिला रहे हैं कि एल.के. अडवाणी तो उस समय उसी पिता की भूमिका में थे, पेट्रियार्क थे, फाउंडर थे, को फाउंडर थे भारतीय जनता पार्टी के. उनके जीते जी ये फैसला लिया गया बीजेपी द्वारा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे और वो हुआ भी.
और वो चीज़ अभी भी चलती चली जा रही है। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुगल शासकों का कल्चर यानी कि उनकी संस्कृति का पालन कर रही थी? क्या ये मुगल संस्कृति है जो भारतीय जनता पार्टी में है? तो वो सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। खैर, ये राजनीति तेज हो गई है। इससे क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या नरेंद्र मोदी रिटायर होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, देखिए ये तो बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। ये बहुत बार बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी सक्सेशन का मुद्दा तो बीजेपी में है ही नहीं और इस बारे में चर्चा करना भी फिजूल है और इसके बारे में कई बार बात हो चुकी है। लेकिन संजय राउत के इस तर्कश के तीर को किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उस पर जवाब दिया और उस पर जवाबी हमला किस तरीके से किया है विपक्ष ने, ये बिल्कुल महाभारत की उन सीन्स का याद दिलाता है जब आपको याद होगा कि इधर से एक एरो मारा जाता था, उधर से एक और एरो मारा जाता था, हवा में वो एरो जो है वो चिंगारी में बदल जाता था, फिर दोनों तीर हवा में एक दूसरे से मिलते थे और दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। शब्दों के बाण भी इसी तरीके के मारे जा रहे हैं और केंद्र में जो मुद्दा है वो है कि नरेंद्र मोदी रिटायर होने जा रहे हैं या नहीं। अब ये कितनी लंबी राजनीति चलेगी और इसमें कितनी बयानबाजी और होगी, हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।